नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके आपको बताया था। तो उससे आगे इस टॉपिक में पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाएँ। तो मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन एग्जांपल है, पहला एग्जांपल जो आपका दिया हुआ है, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl और ये हो गया आपका MgCl2 प्लस H2। इसको आपको संतुलित करना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका अभिकारक है, और जो आपका प्रतिफल है, प्रोडक्ट प्रतिफल। ठीक है, तो इस दोनों में हमें नंबर ऑफ एटम परमाणु की संख्या देखना होता है कि LHS मतलब रिएक्टेंट में एक एलिमेंट के कितने एटम इधर हैं और एक एलिमेंट के कितने एटम राइट हैंड साइड में है। हमारा समझ में एक बार मुझे चेक कर लेने दें कि हाँ ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि LHS में जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम होने चाहिए उतना ही एटम आपको LHS में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप ऐसे डब्बा बना लेंगे, सबके सामने डब्बा बना लेंगे। आपको जो भी चेंजेस करना होगा, आपको जो भी बदलाव करना होगा, आपको क्या करना होगा, इस डब्बा के बाहर, इस स्क्वायर के बाहर। तो आप कैसे लिखेंगे, बिफोर बैलेंसिंग, और यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर बैलेंसिंग। ठीक है, बिफोर बैलेंसिंग में LHS और RHS में चेक करेंगे। LHS और RHS में आपका LHS में है Mg है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। Mg है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आफ्टर बैलेंसिंग में मतलब बैलेंस करने के बाद आपको वो एटम जो है LHS में और RHS में बराबर है कि नहीं, तो आपका Mg हो गया, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, आपको LHS में बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले
संतुलित करने से पहले और ये है संतुलित करने के बाद में, संतुलित करने के बाद में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम में कितने एटम है, यहाँ पे कितने परमाणु है, एक। यहाँ पे कितने हैं, एक। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। हाइड्रोजन कितने हैं, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो। यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। तो आपको यहाँ ये देख के आपको लग रहा होगा कि हमारे LHS और RHS में दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम बराबर नहीं है। तो हमें ये एटम बराबर करने के लिए हमें क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करना हो और हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना हो। मतलब सीधा सीधा कि एक Cl में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका रिएक्शन बनेगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम पहले यहाँ पे 1 है, बाद में भी 1 है। हाइड्रोजन आपका 2 हुआ, यहाँ भी आपका 2 हुआ, और क्लोरीन आपका 2 हुआ, बाद में भी 2 हुआ। तो ये आपका रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से देखेंगे, फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिएक्शन सही, ठीक है। क्या होता है ना, कभी कभी धुंधला हो जाता है। पिछली बार वीडियो में जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो धुंधला हो जाता है कभी कभी बीच में, तो वही चीज़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले LHS और RHS, LHS में मैग्नीशियम कितना है, 1, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। ये बाद की बात है, ये संतुलित करने के बाद है, ठीक है। जो लाल कलर से आपको दिख रहा होगा वो संतुलित करने की बाद की बात है, और जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो संतुलित करने से पहले। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपके पास 1 था और RHS में 2 था। क्लोरीन आपके पास 1 था, ठीक है, यहाँ पे, और RHS में 2 था। तो बैलेंस करने के बाद जब इसको हम बैलेंस करेंगे, जब रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, हमें मैग्नीशियम 1 है LHS में, RHS में भी 1 है। इसका मतलब इसको मैग्नीशियम को बैलेंस नहीं करना है, मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई गुना नहीं करना है। हाइड्रोजन कितना था, 1। अगर मैं इसमें LHS में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन LHS में और RHS में दोनों में क्या है, बराबर है। क्लोरीन में यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब जहाँ तक आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ लिखा हुआ है, दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, HCl में सीधे बाहर 2 से गुना कर देंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन मिलेगा और 2 क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं, जिससे आपको और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस दोनों को रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम
राइट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो राइटिंग है वो दिख तो रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। फिर आपका जो ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है आपका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर से आपको ऐसा डब्बा बनाना होगा। फिर से आपको ऐसा डब्बा बना दिए। ऐसा डब्बा बनाने के बाद आपको बैलेंस करना है कि हर एक एलिमेंट में, हर एक तत्व में नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं, LHS और RHS में। ये आपका हो गया रिएक्टेंट ऑफ द कारक, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, मतलब प्रतिफल या उत्पाद। तो यहाँ पे देखेंगे बिफोर बैलेंसिंग, संतुलित करने से पहले, आफ्टर बैलेंसिंग, संतुलित करने के बाद। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे LHS और RHS। LHS में आपका है एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और OH है। और OH को एक साथ लिख दिए ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। आप अलग भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपका हो गया LHS और यहाँ पे हो गया आपका RHS। इधर हो गया आपका वही चीज, एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम और OH एक साथ लीजिए। देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि हमें रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। क्लियर दिख रहा होगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे LHS में आपके रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितना है? 1, नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। RHS में कितना है? वो भी 1 ही है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1। यहाँ पे OH कितना है? 2, और यहाँ पे OH कितना है? 3। तो जब आप बैलेंस करिएगा तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम रिएक्शन से पहले, संतुलित करने से पहले एल्युमिनियम 1 है, तो LHS में 1 है, तो RHS में भी 1 है। तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन 3 है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कैल्शियम को 1 से LHS RHS में 1 है, तो यहाँ पे LHS में कितना है? यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम को अगर हम यहाँ पर करते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन LHS में 3 है पर RHS में 2 है। अगर हम यहाँ पे
3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 6, क्लोरीन कितना हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 गुना 6। तो एल्युमिनियम कितना हो गया आपका 2 LHS में, और RHS में आपको एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो RHS में आपका एल्युमिनियम कितना हो गया 2, ठीक है। कैल्शियम क्लोरीन आपका LHS में कितना है 6, तो RHS में भी कितना है आपका 6, RHS में भी कितना है आपका 6 दिख रहा होगा आपको, 3 गुना 6। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम आपका एक है पर यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से गुना करना होगा। क्या करना होगा 3 से गुना करना होगा, तब जाके ये रिएक्शन समीकरण बैलेंस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब 3 से LHS में बैलेंस मल्टीप्लाई किए कैल्शियम से, तो 3 कैल्शियम का एटम कितना हो गया 3, और RHS में कितना हो गया 3। और OH का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 गुना 6 दिख रहा होगा 6, पर यहाँ पर भी आपका कितना है 6, LHS और RHS में दोनों तरफ क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का प्रोसेस हम फॉलो करके हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर आप फिर से अपने से कोई एग्जांपल लेके ट्राई करिए कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ तो उसको बैलेंस आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आप नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपका जो भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। चलिए आपका आगे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मैं रब कर देता हूँ, ये रहने देता हूँ ताकि आपको ये फिर से आपको यहाँ पे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, यहाँ पे दिया हुआ है Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है LHS, ठीक है। इधर क्या है आपका LHS, तो Fe हो गया, O हो गया और H हो गया। यहाँ पे Fe हो गया, O हो गया और H हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये है आयरन, ये है आयरन और ये है वाटर, ये क्या है लोहा, और ये क्या है पानी या जल, पानी या जल। ये है आयरन फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, फेरस देख रहा होता है कि आपको ठीक। चलिए, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन,
क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको क्या पता चल रहा होगा कि हमें LHS में जो रिएक्टेंट है वो आपका आयरन है और वाटर है, आयरन है और वाटर है। RHS में आपको क्या दिया हुआ है, Fe3O4 प्लस H2, मतलब Fe3O4 क्या है, फेरस ऑक्साइड, और आपका जो H2 है वो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आपका नंबर ऑफ एटम जब आप परमाणु से मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपका परमाणु कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, RHS में 3 है, RHS में 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, RHS में ऑक्सीजन 4 है, LHS में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और RHS में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो हमें बस बैलेंस किसे करना है, हमें किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डब्बा बनाएंगे, फिर से डब्बा बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब देखिए Fe यहाँ पे 3 है और LHS में आपका 1 है और RHS में 3 है, तो हमें क्या करना होगा, LHS में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें Fe3 LHS में और RHS में, ये बैलेंस करने के बाद की बात है, ये वाला टेबल बैलेंस करने की बात की है और ये वाला टेबल बैलेंस करने से पहले का है। अब है दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है LHS में, 2, और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑक्सीजन आपका 4 हो जाएगा LHS में, और RHS में भी 4 हो गया। लेकिन जब आप LHS में हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा तो हाइड्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये समीकरण संतुलित। अब ये जो समीकरण है, ये आपका समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जो भी आपका एग्जाम्पल है वो आप क्या कर सकते हैं, बना के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से, गलती से यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 लिखा गया था। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना आपका, 4 दूना 8, तो 8 लिखा गया LHS में। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, वो भी 4 दूना 8, तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया आपका, 4 दूना 8। तो अब दोनों तरफ LHS और RHS में आप हर एक एलिमेंट के कितना एटम जो है वो क्या है, बराबर है। हर एक एलिमेंट के एटम LHS में और RHS में बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका LHS में 3, RHS में 3, ऑक्सीजन LHS में 4, RHS में 4, हाइड्रोजन LHS में 8 और RHS में 8। मतलब संतुलित समीकरण को इस तरीके से संतुलित किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख के इसको रॉक करके मिटा के फिर से आपको लिख के समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेकर समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है KClO3 LHS में और RHS में KCl बन रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, KCl बन रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो LHS में बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले पोटासियम कितना है, 1 है, RHS में भी 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, RHS में क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन LHS में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और ऑक्सीजन RHS में कितना है, 2। तो ये अभी जो समीकरण है ये क्या है, ये अभी असंतुलित समीकरण है। हमें संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, आपका पोटासियम 1 है, दोनों तरफ बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले, अगर आपको क्लोरीन भी बैलेंस है, क्लोरीन के भी जितना LHS में है उतना RHS में है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस हो रहा है, तो ऑक्सीजन को अनबैलेंस करने के लिए आप यहाँ से कितना करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका क्लोरीन LHS में, क्लोरीन, पोटासियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। पोटासियम कितना है LHS में, 2, बैलेंस करने के बाद, ये बैलेंस करने के बाद क्या है, तो LHS में 2 है,
RHS में भी आपको 2 करना होगा, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो LHS में 2 है तो RHS में भी 2 है। ये आपका बैलेंस करने के बाद की बात है। ये वाला, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये बैलेंस करने की बाद का है, बैलेंस करने के बाद का है। ठीक है, अब है आपका क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और RHS में भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 3 दूना 6 दिख रहा होगा, ऑक्सीजन आपको 6 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 3 दूना 6 दिख रहा होगा। तो अब ये जो आपका समीकरण है, ये क्या है? संतुलित समीकरण है। अगर आप स्टेप बाई स्टेप हर एक स्टेप लेकर चलिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप क्या कह रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए, क्योंकि ये डब्बा बना के हर एक बार आपको बनाना संभव नहीं है। बना के एक एक लाइन तोड़ तोड़ के लिखना, उससे क्या हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आपको समझना ही तो है, बस समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस 47, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप पढ़ने वाले बच्चों के पास ऐसी तरह की वीडियो बहुत जल्दी पहुंच सके, ताकि उनको जो भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको मिल जाए, ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिल जाए और वो अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। चलिए आगे जो आपका एग्जाम्पल है वो मैं आपको एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, उसको समझा कर आगे फिर कितने प्रकार के समीकरण होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं और कितने उसमें क्या क्या होता है। चलिए इसको रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को ख़त्म करने के बाद आगे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस ये पढ़ेंगे आगे इसमें क्या चीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्टेंट है और RHS में जो आपका प्रोडक्ट है, तो बैलेंस करने से पहले, संतुलित करने से पहले देखिए आपका एल्युमिनियम में कितना एटम है, 1, और RHS में कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, RHS में कितना है, 2, सल्फेट कितना है, 1। आपको सल्फेट जब आप ऐसे करिएगा तो आपको यहाँ पे 1 दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, बस आपको समझना है कि हाइड्रोजन सल्फेट कितना है आपका, 1 है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, सब में फिर से डब्बा बना देना होगा। डब्बा बनाने के बाद आपको हर एक एटम को संतुलित करना है, हर एक एलिमेंट और कंपाउंड को क्या करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा। अब देखिए एल्युमिनियम जो है वो आपको LHS में 1 है, लेकिन RHS में 2 दे रहा है, तो हमको एल्युमिनियम में कितना करना होगा, LHS में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको LHS में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और RHS में भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सल्फेट आपका LHS में 1 है, लेकिन RHS में कितना है, 3 है, तो हमें यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपको सल्फेट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सल्फेट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा LHS में, और RHS में भी आपको 3 मिलेगा। अब देखिए हाइड्रोजन आपका LHS में 6 बन रहा है, 3 गुना 6, और RHS में आपका 2 ही मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 6 हाइड्रोजन आपको मिलेगा LHS में और 6 हाइड्रोजन मिलेगा आपको RHS में। 6 हाइड्रोजन मिलेगा आपको LHS में और 6 हाइड्रोजन मिलेगा आपको RHS में। तो आप इस एग्जाम्पल से यह समझ रहे होंगे कि हमें हर एक LHS में और RHS में क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना होगा, नंबर ऑफ एटम क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों तरफ LHS और RHS में जितने एल्युमिनियम LHS में उतने ही एल्युमिनियम RHS में होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन LHS में है उतना ही हाइड्रोजन RHS में होना चाहिए, जितने सल्फेट LHS में है उतने ही सल्फेट RHS में होने चाहिए, तभी जाके हम इस तरह के समीकरण को क्या कह सकते हैं, संतुलित समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके का एग्जाम्पल, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें इस तरीके का
आप जो भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाए तो आप इस ये तरीका को आप यूज़ करके फॉलो करके आप अपने रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आपको अभी जो भी आपका एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें, एनसीईआरटी बुक है उसमें, या फिर आप जो भी पढ़ते हैं भारती भवन या फिर जो भी हो गया आपका एस चांद हो गया, उसमें आपको बैलेंस करने का रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए आपको प्रोसेस यही मिलेगा, बस तरीका करने का अलग अलग हो जाता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और ये कॉन्सेप्ट जो आपको मिल रहा है वो उस आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस तरीके के केमिकल रिएक्शन का अनबैलेंस रिएक्शन को आप बैलेंस करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक में, इस वीडियो के लिंक में हमारे जो ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर के ऐप है उसको आपको मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जो है उस पर जब आप देखिएगा वीडियो तो आपको नीचे में आप जब मोर पे ऑप्शन करिएगा तो आपको हमारे जो गूगल प्ले स्टोर का जो ऐप है आनंद क्लासेस पकड़िएगा, वो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे की कॉन्सेप्ट में आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, हमें आगे बढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन की जानकारी से लेने पहले मतलब कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें कुछ जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। वो जानकारी इस रूप में होती है। वो पहला ये बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। हमें कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, रासायनिक समीकरण के प्राप्त होने वाली सूचना है। तो देखिए पहला क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड भाग लेगा, रिएक्शन में भाग लेगा, उसका नाम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे और अमोनिया को अमोनिया लिखेंगे। हिंदी में नाइट्रोजन लिखा जाता है, हाइड्रोजन और अमोनिया। इसके नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है। कितने परमाणु है, 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 6, 3 गुना 6। और अमोनिया के कितने परमाणु है, 2। अमोनिया के कितने, सॉरी यहाँ पे अणु हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक मॉलिक्यूल हो गया। ये हाइड्रोजन अलग एक एटम है, ये एटम है, और ये जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल का एटम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 अणु है। यहाँ पे दिख रहा होगा नाइट्रोजन में कितने मोल लिया गया, इसके पहले जो रहता है, इसके पहले जैसे नाइट्रोजन के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1, इसका मतलब यहाँ पे कितने मोल होंगे, हमें मोल के बारे में जानकारी मिल रही है। हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल है, लेकिन अमोनिया के कितने मोल है, 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है। और देखिए नाइट्रोजन का जो वेट है, जो क्या होता है, वेट मतलब वजन, जो वजन है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या के हिसाब से जब एटॉमिक नंबर से निकालते हैं तो नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा, आपको 28 ग्राम आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के, 6। कितने एटम है, 6। तो उस हिसाब से 6 ग्राम का एटम, 6 ग्राम का हाइड्रोजन लिया जा रहा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28। देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, लेकिन जिसका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जिसको द्रव्यमान बोला जाता है, द्रव्यमान, ठीक है, वो होता है आपको 14, सॉरी हाँ 14। लेकिन यहाँ पे कितने मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, सॉरी 1 मोल है, लेकिन एटम कितने हैं, 2, तो 14 दूना 28 ग्राम यहाँ पे आपका द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि ग्राम में मापा जाता है। और यहाँ पे अमोनिया का जो है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दोनों को 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। वही 34 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एटॉमिक मास निकालना जाता है। एटॉमिक मास ये आप 11th क्लास में पढ़िएगा,
परमाणु परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मैं आपको ठीक से बढ़िया से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और दूसरा है एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपका नाइट्रोजन का कितना होता है 7, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है 14। हाइड्रोजन का आपका होता है 1, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो नाइट्रोजन कितना है, एटॉमिक मास 14 प्लस इस दोनों को क्या किया जाता है, प्लस करता है, प्लस 3 एकम 3, ये हो जाता है आपका 17, लेकिन बाहर कितना मल्टीप्लाई है 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 14 आएगा, 14 ग्राम इसका क्या आएगा, अमोनिया का वजन आएगा। उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान आपका 14 होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 28 हो रहा है, 14 गुना 28। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं 6 यहाँ पे 6 ग्राम लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का आयतन कितना है, 1 माना गया है, यहाँ पे 1 लिया गया है, यहाँ पे कितना है 3 लिया गया है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो आयतन है वो कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो हमें जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती है, कुछ रासायनिक समीकरण के बारे में हमें कुछ प्राप्त इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, और ये इस रूप में हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिला, आपको सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं तो आपको आगे आएगा एसिड बेस और साल्ट, उसके बाद आएगा मेटल नॉन मेटल, उसके बाद जो पीरियडिक टेबल आएगा तो आपको मिनिमम आपको 20 तक पीरियडिक टेबल में जितने भी एटम है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, ताकि आपके सामने अगर इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप उसे बना सकें। तो ये क्या है, एलिमेंट का नेम है, ये वही नाम ही हो गया। ये कितने एटम है परमाणु, ये कितने मोल है, ठीक है, ये वेट है और ये वॉल्यूम है, तो ये केमिकल रिएक्शन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है LHS और RHS में दोनों तरफ जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम क्या बताते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें परमाणु के नाम, परमाणु के संख्या, परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के मोल और परमाणु के आयतन हमें प्राप्त होते हैं। आप किसी भी इस तरह का कितना भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको जो भी उस समीकरण में आपको केमिकल रिएक्शन में आपको जो भी एलिमेंट भाग लेगा, जो भी सब्सटेंस भाग लेगा, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी के लिए आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर के सवाल में पूछ देता है कि आपको नाइट्रोजन यहाँ पे कितने परमाणु है, तो कितने परमाणु है 2 परमाणु, लेकिन द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान आपका कितना होगा 28 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको होना जरूरी है, ताकि आप क्या करें, कोई भी सवाल, किसी भी तरह के सवाल को आप छोड़ के ना आए परीक्षा में। ये हमारा मोटिव है कि हम आपको इतना अच्छा से समझा दें ताकि आपके हर एक तरह के सवाल आपको बढ़िया तरीके से बन जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का इसमें वो है कि हमें रासायनिक समीकरण करने से क्या फायदा होता है, रासायनिक समीकरण करने से क्या फायदा होता है, और रासायनिक समीकरण करने के से हमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब समझ में आ रहा है आपको, लिमिटेशन सीमाएं, हमें रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं, उससे हमें क्या फायदा मिलता है और इसकी सीमाएं क्या है। ये 2 टॉपिक अभी और पढ़ना, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब करके आपको बस रन दीजिए, मैं आपको बताता रहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन की हमें लाभ क्या होता है। देखिए पहला दिया हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, मतलब आप केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, केमिकल नेम, जैसे यह नाइट्रोजन, आप लिखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम इसको नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिख दिया, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है, हमें बड़ा लिखने से
से हमें क्या होगा, छोटे रूप में हम लिख सकते हैं, हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमारे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है और कॉपी कलम की बचत होती है। दूसरा है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल, रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें एक निश्चित मात्रा में क्या मिलती है, अभिकारकों के द्रव्यमान के गणना ठीक ठीक कर सकते हैं। मतलब वी कैन फाइंड आउट how what is the atomic mass of the reactant and a product. We can find out what is the chemical atomic mass, atomic name, atomic number, atomic mass, and volume. We can find out these value from these data. Okay, I think you are understanding this. So from the chemical reaction we can find out number of atoms, number of mole, number of weight, atomic weight, and volume of the substance. तो हम रासायनिक समीकरण से हमें ये प्राप्त होती है, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ताकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्योंकि आपको हमारे और बच्चों से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए ये सब जानकारी आपको रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप हर एक केमिकल रिएक्शन जो भी मैंने आपको बताया है 5 एग्जांपल बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अगर आप उन सभी का ऐसा आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है। तीसरा है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओ, आपको नाइट्रोजन को एन ही लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं इंडिया में नाइट्रोजन को एन लिख रहा है और अमेरिका में नाइट्रोजन को कुछ और से सूचित कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन हो रहा है और वहाँ पे। जैसे हिंदी में क्या होता है कि हम हिंदी में क लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में इंग्लिश में क्या उपयोग करते हैं, वो लोग अमेरिका में इंग्लिश में, हम हिंदी में क उपयोग करते हैं। ठीक है। पंजाबी हो गया या उड़िया हो गया या मराठी हो गया या बंगाली हो गया, जो भी है, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिपि है, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिपि है। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इसलिए रखा गया है ताकि हम कम्युनिकेशन करने में आसानी हो। क्योंकि अपने भाषा में, अगर रीजनल भाषा में, अगर लोकल भाषा में बात करें तो हमारी भाषा उनको नहीं समझ में आएगी, उनकी भाषा हमें नहीं समझ में आएगी। इसलिए English is the most efficient method to communicate from one country to another country. In the same way, the scientists define the name of atom and the representation of atom. So, in this way, we can represent the atom like nitrogen, hydrogen, helium, beryllium, boron. कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, आपको इस तरीके का, अगर जो हाइड्रोजन यहाँ पे एक से दर्शाया जा रहा है तो आपको चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको एच से ही दर्शाने को मिलेगा। ठीक है। अब इसकी क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या होता है कि इससे आप यहाँ पे आपको इसकी अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो लिमिटेशन हमसे हमें क्या होना, लिमिटेशन क्या है कि आपको इस रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से आपको इसकी अवस्था के बारे में नहीं पता चल रहा है, आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि नाइट्रोजन जो है वो क्या गैस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, एक्वस अवस्था में। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे इसकी अवस्था के बारे में पता नहीं चल रहा है। दूसरा है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। रिएक्शन क्या है आपका, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, शोषी है। एक ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक। ठीक है। तो ऊष्माशोषी जो होता है, जो इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और ऊष्माक्षेपी जो होता है एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मतलब समझिए। ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में ऊर्जा क्या हो, निकले, ऊर्जा क्या होता है, निकले, बाहर निकल जाए। जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है। CaO को जब आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, जो यहाँ पे, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि जब आप कैल्शियम
जो चूना होता है उसको आप पानी में रख दो, तो आपको गर्मी मिलेगा कि ठंडा मिलेगा, ये आप उसको छूओगे तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि किस रासायनिक समीकरण में ऊर्जा निकल रही है या किस रासायनिक समीकरण में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। जैसे आप मुंह में ग्लूकोज रखते हो, तो मुंह में रखा हुआ ग्लूकोज आपके चारों तरफ के क्या करता है, आपको ठंडक पहुंचाता है, तो क्या करता है, उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन आप जब हाथ में क्या रखो, सर्फ रख लो, सर्फ रखने के बाद अगर आप रखा हुआ सर्फ वही हाथ पानी में डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, गर्मी दिखेगा। क्या दिखेगा, गर्मी दिखेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण से हमें यह नहीं पता चलता है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसके टेम्परेचर प्रेशर के बारे में पता नहीं चलता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। हमें ये नहीं पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, मतलब रिएक्शन जो भी हो रहा है वो धीमी गति से हो रहा है या रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है। जैसे सोडियम को हवा के साथ रिएक्शन करोगे तो जल्दी से विस्फोट हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा रासायनिक समीकरण लोगे या इक्वेशन लोगे तो उसमें जैसे आप लोहा को हवा में छुड़ा हुआ है तो वो रिएक्शन क्या है, वो धीमी रिएक्शन है, वो क्या है, वो स्लो रिएक्शन है। तो धीमे धीमे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में धीरे धीरे करते लोहा का जंग लगना शुरू होगा उसमें। लेकिन जो सोडियम है, सोडियम को जैसे ही आप हवा में छोड़ोगे सोडियम क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने के बाद वो विस्फोटक का काम कर देगा। इसलिए कुछ रिएक्शन ऐसे है जो बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ रिएक्शन ऐसे है जो बहुत स्लो होता है। आगे आपका टॉपिक है, हाँ कुछ रिएक्शन क्या होता है, अभी जैसे बता दिए कि स्लो होता है और फास्ट होता है। जैसे सोडियम का एग्जांपल लेकर आपको बता दिए कि विस्फोट करने लगता है और कुछ जैसे विस्फोट नहीं करता है। अब जैसे चूना को पानी में रखने पर क्या होता है, खद 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 करने लगता है। तो क्या होता है, वो रिएक्शन हो रहा है किसका, चूना का पानी के साथ, और इसमें क्या होता है, एनर्जी निकल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें ये नहीं पता लगता है रासायनिक समीकरण में हमें यह जानकारी नहीं देता अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है, मतलब कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफल में कितनी मात्रा का निर्माण हुआ है। हमें ये नहीं पता चल रहा है, हम तो ये बैलेंस करने के बाद हमें पता चल रहा है, हमें ये तो हम खुद से बैलेंस कर रहे हैं ना, ये तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान ये पता नहीं चलता है कि इसमें कितनी मात्राएं खर्च हुई है और कितनी मात्राएं निर्माण हुआ है, प्रोडक्ट में कितनी मात्राएं निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें लाभ क्या है, हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है केमिकल रिएक्शन से, हमें केमिकल रिएक्शन करने से क्या क्या लाभ होता है और केमिकल रिएक्शन करने से हमें क्या सीमाएं है, लिमिटेशन क्या है। अब आगे का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर एक केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब संयोजन के बारे में पढ़ना है, वियोजन के बारे में पढ़ना है, अपघटन के बारे में, उपघटन के बारे में पढ़ना, द्विविस्थापन, अकेल विस्थापन, रेडॉक्स रिएक्शन, इस सब के बारे में आगे पढ़ना है। तो मैं ये रब करके आपको फिर से वो टॉपिक आपको पहले बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊँगा। चलिए मैं इसको रब करके आपको आगे के टॉपिक के बारे में बताता हूँ। तो चलिए, हमें जो रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरण के बारे में जो पढ़ना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो पहला है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। पहला जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं बोलते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में ही इलेक्ट्रोलाइसिस का होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। पांचवा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे अवक्षेपण अभिक्रियाएं। छठा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे
रासायनिकीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। 7वां है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसे ऑक्सीकरण व अवकरण अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हमें इतनी केमिकल रिएक्शन है, और सभी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपका हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन क्लियर करते समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो आनंद क्लासेस 471 है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, राम राम। देखिए एक बात और कहना था कि हमारा जो ऐप है आनंद क्लासेस इंडिया, उस पर आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। उस पर करंट अफेयर हर एक डे बाय डे का डाला गया है। आप उस पर धीरे धीरे टेस्ट भी डाला जाएगा, जहाँ से आप अपने करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं करके। दूसरी बात कि जो हमारा ये क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, उसके लिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस 471 को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।